हेलो बच्चों, फाइनली झारखंड बोर्ड ने क्लास 10th और 12th का मॉडल पेपर जारी कर दिया है। ठीक है, मॉडल प्रश्न पत्र जारी करने का दो मकसद होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं सेशन जो आपका 24-25 लिखा हुआ है। मॉडल प्रश्न पत्र जारी करने का दो मकसद होता है बच्चों। पहला मकसद ये होता है कि इस मॉडल प्रश्न पत्र को देखकर आप समझ सकते हैं कि किस तरह से आप लोगों के जो क्वेश्चंस पेपर यानी कि जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस रहेंगे वो किस तरह से रहेंगे। इसी तरह से सारे चीज़ सेट रहेंगे, निर्देश भी दिए रहते हैं, सारा चीज़ इसमें दिया रहता है। ठीक है, और दूसरा मकसद ये रहता है कि जो मॉडल प्रश्न पत्र में जो क्वेश्चंस है बच्चों, कुछ क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में इससे आपको देखने के लिए मिलेगा। तो मॉडल प्रश्न पत्र में जितना भी क्वेश्चंस है बच्चों, सभी को आप लोग अच्छा से समझ लीजिएगा, क्योंकि मॉडल प्रश्न पत्र से आपका कुछ क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो बच्चों, आज हम लोग मॉडल प्रश्न पत्र मैथ का जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है वो करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, इसी तरह से आप लोगों का जो है क्वेश्चंस पेपर रहेंगे बोर्ड एग्जाम में। ठीक है बच्चों, इसीलिए मॉडल प्रश्न पत्र जारी किया जाता है कि आप लोग अच्छा से देख के समझ जाएं। तो चलिए बच्चों देखते हैं। यहाँ पे हम लोगों का पहला क्वेश्चन है, पी एक्स बराबर दिया गया है x² - 27 शून्यांक है। इसका क्या शून्यांक होगा वो हमें निकालना है। तो देखिए x² - 27 बराबर 0। ठीक है, इस 27 को हम लोग बराबर के इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा, और x², ये स्क्वायर इस पर से ख़त्म हो जाएगा तो इस पे क्या आ जाएगा, 27 पे रूट। अगर हम लोग 27 का रूट निकाले बच्चों, 27 का अगर हम लोग रूट निकालते हैं तो 3 बार में कितना आएगा, 3 बार में 9, और फिर 9 कितने बार में, 3 के पहाड़ा में 3 बार में। तो यहाँ पे देख सकते हैं 3√3, ये 3 का जोड़ा बन जा रहा है, और लेकिन ये 3 रूट में ही रह जाएगा। जिसका जोड़ा बन जाता है वो रूट से बाहर, और जिसका जोड़ा नहीं बनता है वो रूट में। तो 3√3, तो ऑप्शन नंबर जो है बच्चों हम लोगों का बी राइट आंसर हो जाएगा। रूट में है इसलिए प्लस माइनस आप लोग लगा देना है। ठीक है, इस तरह से ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम लोगों का 2 नंबर है। यदि किसी बहुपद का ग्राफ एक्स दिया गया है, एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, यानी कि मान लीजिए ये एक्स अक्ष को, ये हो जाएगा एक्स अक्ष, ठीक है, और ये हो जाता है वाई अक्ष। अब इसमें देख सकते हैं क्या बोल रहा है कि 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है तो शून्यांक होते हैं। तो मान लीजिए एक बार एक्स अक्ष को यहाँ से काटा, एक बार यहाँ से, और एक बार यहाँ। तो देख रहे हैं, एक बार यहाँ पे काट रहा, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे। तो इसका शून्यांकों की जो संख्या है वो 3 हो जाएगी बच्चों। जितना बार कट करेगा उतना हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे, सॉरी 3 से अधिक नहीं, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। ठीक है बच्चों, चलिए तीसरा नंबर देख के दो क्वेश्चंस को देखते हैं। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। मान लीजिए दो परिमेय संख्या, मान लीजिए 3 है, 2 है और 3 है। ठीक है, 2 और 3, तो इसके बीच में कितने परिमेय संख्या हो सकते हैं बच्चों, तो अनंत। आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि दो परिमेय संख्याओं के बीच बहुत सारे यानी कि अनंत परिमेय संख्या हो सकता है। ठीक है, ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको देखने के लिए 100% मिलेगा। अब देखिए, दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF निकालने के लिए बोला। सम संख्या मतलब कि 2, 4, 6, 8 इस तरह से क्या है, ये सब सम संख्या, लेकिन क्रमिक बोल रहा है, यानी कि जब 2 लेंगे तो 4 को लेना होगा, 2 के बाद 4। ठीक है, तो 2 और 4 का हम लोग HCF वाले निकालते हैं। तो 2 और 4 का जब हम लोग HCF निकालेंगे तो 2 बार में 4 कट जाएगा, यानी कि 2 हम लोगों का HCF हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से 4 और 6 का अगर हम लोग निकालें, 4 और 6 का, तो 2 बार में 4, ठीक है, यहाँ 2 आ जाएगा, फिर 2 एक बार में, तो हम लोगों का HCF कितना आ रहा है, 2। तो आप हमेशा इस बात को याद रखिएगा, जब भी सम संख्या क्रमिक सम संख्याओं का HCF निकालेंगे तो हमेशा जो है HCF वो 2 ही आएगा। ठीक है, 100 भी क्या है, 100 भी सम संख्या है, और 102 भी सम संख्या है। इन दोनों का भी हम लोग अगर HCF निकालें तो क्या आएगा, 2 ही आएगा। ठीक है, तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोगों का बच्चों
5 नंबर है। दो चरों यानी x और y दो चर है, ठीक है। इसमें बोल रहा है रैखिक समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के कितने अधिक हल संभव हैं। तो x और y का वैल्यू क्या होगा, चर है तो x और y का जो वैल्यू है बच्चों वो तो हमेशा बदलते ही रहेगा। यानी कि अगर x का वैल्यू 3 है तो अगला बार 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो अगर हम लोग इस पर बैठाते रहें तो कितना भी संख्या x के बदले x y को बदलते रहेंगे तो हल जो है वो आंसर हमेशा अलग अलग आएगा। तो इसका जो क्या हो जाएगा आंसर इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी अनगिनत हल है इसका, ठीक है। इसका जो हल है वो अनगिनत है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन 6 नंबर है। असंगत समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी होती है। तो ये क्वेश्चंस को आप लोग रट लीजिए बच्चों, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कि असंगत समीकरण युग्म जब भी रहेगा तो वो निरूपित रेखाएं जो है वो समांतर होता है। क्या होता है, समांतर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0, यानी कि x का कौन सा वैल्यू रखेंगे जो कि इसे सॉल्व करने पर 0 के बराबर आए। तो बच्चों एक एक करके वैल्यू को बैठा देंगे। अगर 0 बैठाते हैं यहाँ पे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा और ये -3x हो जाएगा, ठीक है। और -3 ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। x के साथ -3 गुना होगा 0 हो जाएगा, ठीक है। ये भी 0, यहाँ +2 बच जाएगा, ठीक है। अब -1 को बैठाते हैं तो -1 को बैठाएंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा और यहाँ 5 आ जाएगा। 1 को बैठाने पे 5। अब 2 को बैठाते हैं, इस 2 को, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे बैठाएंगे जब तो क्या हो जाएगा, 3 से गुना हो जाएगा 2 तो 6 हो जाएगा। 4 और 6 4 हो जाएगा और माइनस का 6 हो जाएगा +2 बराबर 0। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो 2 है, यहाँ पे 2 छूट गया, ये 2 इससे जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 6। तो प्लस का 6 और माइनस का 6 बराबर 0 घट के 0। तो अगर हम लोग जब 2 बैठाएंगे ना, इसमें जब 2 बैठाएंगे तब जो है 0 के बराबर आ जाएगा। x का वैल्यू जब 2 बैठाएंगे तो x के बराबर 0 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो हम लोगों का सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों अब अगला क्वेश्चन 8 नंबर है हम लोगों का। दो लगातार विषम घनात्म पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्ग का योग 290 है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना होगा। विषम घनात्म यानी कि विषम यहाँ पे देख सकते हैं जो कि 2 से नहीं कटेगा, ऐसे संख्या। तो हम ऑप्शन पे ध्यान देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ऑप्शन पे ध्यान देंगे, ठीक है। तो ऑप्शन पे हम लोग क्या ध्यान देंगे बच्चों, तो ऑप्शन पे हम लोग ध्यान देंगे कि अगर हम लोग 11 का सबसे कम कौन सा दिख रहा, अगर 11 और 13 का हम लोग क्या करते हैं, अगर 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 आएगा, ठीक है। और 13 का करेंगे तो 169 आएगा। और इसे अगर हम लोग जोड़ देंगे, इसे अगर हम लोग जोड़ देंगे तो 190 आ जाएगा। तो यही चीज़ क्वेश्चन में बोल रहा है कि बच्चों कि एक विषम संख्या, तो 11 जो है एक विषम संख्या है, इसका स्क्वायर कर देंगे तो 121 आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा विषम संख्या 13 लेंगे जिसका हम लोग स्क्वायर कर देंगे तो 169 आएगा और जब ये दोनों को जोड़ देंगे तो 290 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। तो एक एक करके आप लोगों को बैठा के देख लेना है। 15 का स्क्वायर करेंगे और 17 का स्क्वायर जोड़ेंगे तो 190 आएगा, तो ठीक है सही करेंगे। जिसमें आएगा इसमें करेंगे तो नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा, तो डी में आएगा। तो हम आपको डायरेक्ट बता दिए, जब क्वेश्चंस आएगा आपको एग्जाम में तो आपको एक एक करके बैठा के देख लेना बच्चों, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में एपी यानी कि ये जो हमारे पास ऑप्शन दिया गया है इसमें से कौन एपी है, यानी समांतर श्रेणी है। एपी को समांतर श्रेणी कहते हैं। तो एपी का क्या मतलब होता है, एपी का मतलब होता है कि समांतर अंतर, यानी डी जो होता है वो बराबर होता है। तो जैसे देखते हैं यहाँ पे 2 है 4 है तो 2 का अंतर है, फिर 4 के बाद कहाँ चल जा रहा है 8 पे, तो यहाँ 2 का अंतर है, फिर 4 का अंतर हो जा रहा है, तो ये एपी नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए एपी नहीं है, ठीक है। उसके बाद इसमें देखते हैं बी में 1 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 9 आ जा रहा है, यहाँ 2 का अंतर है और यहाँ फिर कितना का 6 का अंतर हो जा रहा है, तो ये भी एपी नहीं है, ये भी एपी नहीं है। अब ये वाला देखते हैं हम लोग बच्चों, ये वाला -10 है, ठीक है। -10 के बाद -6 जा रहा,
तो यहाँ पे देख रहे हैं कि -6 से -10 आ रहा, तो -4 का अंतर है। ठीक है, उसके बाद -6 में -2 के बीच में -4 का अंतर है, तो ये लगभग AP दिख रहा। और ये भी -2 से जब +2 में आएगा तो कितने का अंतर होगा, -4 का। तो इसमें देख रहे हैं कि -4 का अंतर है, तो ये AP दिख रहा है। और इसमें भी देख रहे हैं हम लोग अंतर बहुत ज़्यादा का है, यहाँ 3 का है तो फिर यहाँ पे 5 का हो जा रहा, फिर यहाँ पे 7 का हो जा रहा। तो इसमें भी ये भी AP नहीं है, लेकिन ऑप्शन नंबर C जो है वो AP है। ठीक है, चलिए बच्चों अब अगला क्वेश्चन 10 नंबर करते हैं, इसका थोड़ा सा सॉल्यूशन देख लीजिए। देखिए बच्चों, क्वेश्चन में है 1 है, 4 है, 7 है, ये एक AP है। 18वां पद निकालने बोल रहा है, 18वां पद का मान क्या होगा वो हमें निकालना है। तो A बराबर हो जाएगा बच्चों 4, A बराबर हो जाएगा 1, और A बराबर ये A2 हो जाएगा। ठीक है, हमें D निकालना है, तो D निकालने का फॉर्मूला होता है A2 - A1, आप लोग पढ़े होंगे। तो A2 - A1 को जब हम लोग माइनस करेंगे तो 4 में जब 1 जाएगा तो बचेगा 3। ठीक है, उसके बाद हमें 18वां पद निकालने के लिए बोल रहा है बच्चों। तो 18वां पद निकालने का फॉर्मूला होता है A + 17D। अगर 19वां पद निकालने के लिए बोलेगा ना, तो उसमें एक घटा के A + 18D। 20वां पद बोलेगा तो A + 19D। तो इस तरह से निकालने का ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, कोई भी पद बोलेगा उससे एक घटा के D के साथ में लिख देना है। ठीक है, A का वैल्यू हमें पता है कितना है, 1 है, और D का वैल्यू हमें 3 दिया हुआ है, यानी कि दिया नहीं है, हम लोग ने इसे निकाला। तो 17 को जब D से गुना करेंगे 3 से तो 51 आएगा, और ये +1 रहेगा, जोड़ देंगे 52 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर हम लोगों का कितना सही हो जाएगा, आंसर कितना आया 52। अब चलिए देखते हैं ऑप्शन में, आंसर हम लोगों का कितना आया था 52, यानी कि ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों अब 11 नंबर क्वेश्चन करते हैं। दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात, ये देखिए दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, तो इसकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। देखिए इस तरह का जब भी क्वेश्चंस आपके पास दिया रहेगा, दो समरूप त्रिभुज और उसका हमें निकालने बोलेगा कि संगत भुजाओं का अनुपात, तो इसे हम लोग बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं बच्चों। यहाँ पे 16:9 दिया गया है ना, 16 किसका स्क्वायर होता है, तो 16 4 का स्क्वायर होता है बच्चों। ठीक है, और 9 जो है वो 3 का स्क्वायर होता है कि नहीं, आप लोगों को पता होगा। 9 3 का और 16 4 का, तो यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा बच्चों। कितना हो जाएगा 4:3। तो 4:3 हमें ऑप्शन में कहाँ दिख रहा है बच्चों, तो C, ऑप्शन नंबर जो है C राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस सब क्वेश्चंस को इसी तरह से आपको करना होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोगों का 12 नंबर है। समचतुर्भुज के विकर्ण 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई होगी। ये समचतुर्भुज है। ठीक है, इसे थोड़ा सा कॉपी में सॉल्व करना होगा, तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए बच्चों, हमारे पास समचतुर्भुज का बोल रहा है, यानी कि इस तरह से समचतुर्भुज है, और ये इसका विकर्ण दिया हुआ है। एक दिया था 6 और एक दिया है 8। हमें ये भुजाओं कितना भुजा की जो भुजा सारी भुजा का हमें निकालना है। तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है 1/2 D1 का स्क्वायर D2 का स्क्वायर। ठीक है, D1 D2 क्या होता है, तो ये हो जाएगा D1। ठीक है, 6 हो जाएगा D1 और 8 हो जाएगा D2। यहाँ तक आप लोग समझ गए, दो वैल्यू हमारे पास ऑप्शन में दिया हुआ था। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए। उसके बाद D1 का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, D2 यानी 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। यहाँ तक समझ गए, 1/2 गुना में रहेगा। ठीक है, इस दोनों को जोड़ देंगे तो 100, रूट में है तो रूट में रहेगा। 100 का अब हम लोग रूट निकालेंगे, तो 100 का रूट कैसे निकालेंगे, 2 बार में लगाएंगे तो 50 आएगा, फिर 2 बार में लगाएंगे 50 को तो 25 आएगा, और 25 जो है वो 5 बार में पूरी तरह से लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं 5 बार में पूरी तरह से कट जाएगा। अब इसका हम लोग पेयर बना लेंगे, यहाँ से ऐसे करके पेयर बन जाएगा, 2 का पेयर और 5 का पेयर। 2 जो है 5 से गुना होके 10 आ जाएगा। ठीक है, 10 आ जाएगा, और ये 10 जो है रूट 100 के जगह पे 10 आ जाएगा, और 10 जो है ये 2 को काट देगा तो 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 5 सेंटीमीटर हम लोगों का आंसर आ जाएगा। चलिए अब देखते हैं ऑप्शन में। तो बच्चों हम लोगों का आंसर कितना आया था 5, तो 5 सेंटीमीटर ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा।
ठीक है बच्चों, यहाँ तक आप लोग समझ गए। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं 13 नंबर, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। दो अक्षों के प्रतिच्छेदी बिंदु को क्या कहते हैं? यानी कि मान लीजिए इस तरह से दो अक्ष इस पे छेदा हो रहा है, यहाँ जो छेदा हो रहा है ना बच्चों, तो इस छेदा बिंदु को क्या कहते हैं? प्रतिच्छेद बिंदु को मूल्य बिंदु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मूल्य बिंदु। ऑप्शन नंबर जो है राइट आंसर बी हो जाएगा, मूल्य बिंदु। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि आपको रटना होगा, ठीक है। ये सब क्वेश्चन को याद करिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों का 14 नंबर क्वेश्चन है बच्चों। ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इजी है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा, हम आपको समझाते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को कि y अक्ष से 5 इकाई युग्म और x अक्ष पर एक बिंदु P स्थित है। तो देखिए हम एक ग्राफ बना लेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये एक ग्राफ है, ये y हो जाएगा और ये x डैश, y डैश और ये x। क्वेश्चन में बोल रहा है कि x अक्ष से y अक्ष से 5 इकाई, तो y अक्ष, ये y अक्ष से हम लोग 5 इकाई हमको इधर जाना है। तो इधर जाएंगे तो मान लीजिए यहाँ पर एक पॉइंट है, पॉइंट का नाम है P, ठीक है। और ये 5 इकाई पे है, 5 इकाई पे है। x अक्ष से एक बिंदु P स्थित है, ये P है, ठीक है। इसका निर्देशांक पूछ रहा है। तो y अक्ष पे हम लोग कितना चल रहे हैं? y अक्ष पे हम लोग 0 चल रहे हैं, लेकिन x अक्ष पे कितना चल रहे हैं? 5 चल रहे हैं। तो 5,0 निर्देशांक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। क्वेश्चंस को आप लोग थोड़ा सा समझिए, आपके लिए ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन करते हैं। देखिए साइन ए बराबर दिया गया है 3/4, ठीक है। कोसेक का मान क्या होगा? यानी कोसेक का मान हमें बताना है। तो साइन का उल्टा क्या होता है बच्चों? साइन का उल्टा होता है कोसेक, कोस ए होता है। साइन का उल्टा कोस ए होता है। तो साइन का वैल्यू 4/3 है, सॉरी 3/4 है, ठीक है। साइन ए का वैल्यू है 3/4 और साइन का उल्टा होता है कोसेक। तो कोस ए का वैल्यू क्या हो जाएगा? 4 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो वैल्यू उल्टा हो जाएगा, तो कोसेक का वैल्यू हो जाएगा। तो 4/3 आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये सब, और ये सब क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10a का वैल्यू √3 दिया गया है, ठीक है। बोल रहा है a का मान। तो आपको पता होगा बच्चों कि 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3, ठीक है। 60 डिग्री का √3 वैल्यू होता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन 18 नंबर। देखिए यहाँ पे, जब किसी सीधी खड़े खंभे, बोल रहा क्वेश्चन में एक खंभा है जो कि सीधा खड़ा है। मान लीजिए लेते हैं ये एक खंभा है जो कि सीधा खड़ा है, इसकी छाया उसकी ऊंचाई के बराबर होती है। मान लीजिए ये खंभा है, इसकी छाया जो है बच्चों इस खंभे के बराबर है, ठीक है। ये खंभा है और इसका छाया जमीन पे पड़ रहा है जो कि इसके बराबर है, ठीक है। ये बराबर का साइन दे दिए। तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा, तो इसका कोण क्या होगा वो हमें बताना है। तो आपको बता दें ये खंभा के बराबर है और यहाँ पे उन्नयन कोण, ये कोण और ये कोण बराबर होगा। तो यहाँ पे जो कोण बनेगा बच्चों वो 45 डिग्री का बनेगा। तो ऑप्शन नंबर जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। जब इसे सब्जेक्टिव में पूछा जाएगा ये क्वेश्चंस को, तो लंबा से इसे सॉल्व करना पड़ेगा और ऐसे आप लोग क्वेश्चंस को अच्छा से याद कर लीजिए, ठीक है। 45 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों का 19 नंबर क्वेश्चन है। देखिए अर्धवृत्त का कोण कितने डिग्री का होता है? तो इसे भी आप लोग बच्चों रट लीजिए, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी आप लोग रट लीजिए कि अर्धवृत्त का कितने डिग्री का कोण होता है? तो 90 डिग्री का कोण होता है। जब ये इस क्वेश्चन को सिद्ध करने के लिए बोलेगा तो फिर लंबा बनेगा, इसे सॉल्व करके हमें दिखाना होगा। तो ये क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव है, तो इसे आप लोग रट लीजिए डायरेक्ट से। अर्धवृत्त का कोण कितने डिग्री का होता है? तो 90 डिग्री का होता है, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्वेश्चन करते हैं 20 नंबर। यदि दो वृत्त के केंद्रों के मध्य दूरी उसकी त्रिज्या के योग के तुल्य हो तो उसकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं की संख्या होगी। देखिए उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या बोल रहा ना, तो देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है कि आपको हम लिख के बता रहे हैं
एक त्रिभुज ये है, सॉरी एक वृत्त, वृत्त थोड़ा अच्छा से बना रहा है, एक वृत्त ये और एक वृत्त इस तरह से इसे टच कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे टच कर रहा है एक पॉइंट पे। आप बोल रहा है कि उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा का मतलब क्या होता है बच्चों कि वृत्त को ऐसे टच करके जाए, तो हमें इस वृत्त पर कितना रेखा खींच सकते हैं जो कि दोनों को स्पर्श करे, तो एक इस तरह से खींच सकते हैं, देखिए ये इसको भी टच कर रहा है और इसको भी टच कर रहा है, ठीक है, और एक यहाँ से ऐसे खींच सकते हैं जो कि यहाँ भी टच कर रहा है और यहाँ भी कर रहा है। एक और क्या और खींच सकते हैं जो कि दोनों को टच करे, तो एक इस यहाँ पे हम लोग खींच सकते हैं, ठीक है, इस पॉइंट पे भी देखिए इसे भी टच कर रहा है और इसे भी टच कर रहा है, तो टोटल कितना खींच सकते हैं, तो 3 खींच सकते हैं। तो देख सकते हैं इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग 21 नंबर करते हैं। देखिए ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं आपस में, देखिए यहाँ पे हम लोग एक वृत्त बना लेते हैं और एक जीवा ये है और एक जीवा ये है, ठीक है। जब 2 जीवा रहेगा तो केंद्र से जो यहाँ का और यहाँ का दूरी जो रहेगा ना बच्चों, वो क्या रहेगा, यानी कि बराबर, ठीक है। क्वेश्चन में वही बोल रहा है, वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं आपस में क्या होती है, तो जब एक वृत्त रहेगा और उसमें ये जीवा खींचा हुआ रहेगा, इसे बोलते हैं जीवा, ठीक है। तो ये जीवा का केंद्र से जब ये लंबाई जो है, केंद्र से ये लाइन की दूरी और ये लाइन की दूरी बराबर होगी, तो ये जीवा जो है ये भी क्या होगा, समान होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जीवा और ये जीवा आपस में क्या है, समान है, ठीक है बच्चों। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोगों का 22 नंबर क्वेश्चन है। 2 गोले के आयतन का अनुपात इतना है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात होगा। तो इस क्वेश्चन को हम लोग को थोड़ा सॉल्व करना होगा। चलिए देखते इसे सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों, गोले का आयतन होता है फॉर्मूला 4/3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। एक अनुपात इतना दिया गया है और एक वृत्त का अनुपात इतना दिया गया है, तो इसे हम लोग बटा में लिख लेंगे इस तरह से, ठीक है। तो 2 बार लिखना होगा, इसे फॉर्मूला भी 2 बार लिखेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए ये पाई से पाई 4/3 से 4/3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, ठीक है। और आर का वैल्यू जो है वो एक हो जाएगा R1 और एक हो जाएगा R2, क्योंकि 2 वृत्त है, ठीक है। अनुपात दिया है इसका मतलब 2 है, तो एक हो जाएगा R1 और एक हो जाएगा R2, दोनों का क्यूब हो जाएगा। और वैल्यू दिया गया है, एक का 8 दिया गया है, एक का 7 दिया गया है, इस तरह से लिख लेंगे। आर हम लोगों का निकल कर क्या आ जाएगा, ये 8 का हम लोग जब क्यूब करेंगे, 8 किसका क्यूब हो, 2 का क्यूब हो जाएगा। 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8 पे पावर 3 और 7 को 27 है यहाँ पे बच्चों, 27, ठीक है, मिस्टेक हो गया। और 27 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 का क्यूब, तो ये क्यूब से क्यूब कट जाएगा, यहाँ से भी यहाँ क्यूब कट जाएगा, तो एक आर का वैल्यू क्या आ जाएगा 2 और दूसरा आर का वैल्यू आ जाएगा 3। तो आंसर हो जाएगा बच्चों 2:3। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन में 2 कितना में है। तो ऑप्शन नंबर देख सकते हैं यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा 2:3। चलिए अब अगला क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन, किसी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 1/144 पाई वर्ग सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या होगी। तो यहाँ पे देखिए इसे भी हम लोगों को कॉपी में सॉल्व करना होगा। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए बच्चों, गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और हमारे पास वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है, कितना दिया गया है, तो 4 पाई आर स्क्वायर लिख लेंगे। और पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि ये चीज़ जो है बच्चों ये 144 पाई के बराबर हो जाएगा, क्योंकि पृष्ठ क्षेत्रफल हमें आंसर क्वेश्चन में दिया गया है। तो इसको जो है फॉर्मूला को इसके बराबर हम लोग लिख देंगे, ठीक है। जब इसके बराबर लिख देंगे हम लोग तो पाई से पाई कट जाएगा, ये 4 को बटा के इधर भेज देंगे, ठीक है। तो ये जो है 4 से 144 को 4 बार में ये जब कटेगा तो 36 बार में कट जाएगा। और ये जब इसका जब स्क्वायर इधर आ जाएगा तो 36 पे रूट आ जाएगा, और जब 36 पे रूट आ जाएगा तो 36 का जब रूट टूटेगा तो 6 आ जाएगा। तो आर हम लोगों का कितना निकल कर आ जाएगा, यानी कि त्रिज्या हम लोगों का यानी रेडियस हम लोगों का 6 निकल कर आ जाएगा। चलिए ऑप्शन में देखते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर, एक सिक्के को उछालने पर जीत आने की प्रायिकता।
तो आप लोगों को पता होगा बच्चों, ये प्रायिकता से क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एक सिक्का में क्या क्या आ सकता है, या तो हेड आ सकता है या तो टेल आएगा। अगर हम लोग एक सिक्का को उछालेंगे तो या तो एच आएगा या तो टेल आएगा, और ये दोनों में से कोई एक आएगा। तो बच्चों आने की जो संभावना होता है उसे हम लोग नीचे लिखते हैं, और जो आएगा जो पूछ रहा क्वेश्चन में चित, तो चित एक ही बार आ सकता है ना, और आने की संभावना 2 लिखते हैं, और जो पूछ रहा है कि आ सकता है उसे हम लोग ऊपर लिखते हैं। तो 1/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, 1/2 बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निश्चित घटना की प्रायिकता होती है, तो आप लोग एकदम गांठ बांध लीजिए बच्चों कि निश्चित घटना यानी कि जो घटना संभव है वो घटेगा। जैसे कि अगर अभी हम लोग कहें कि सूर्य पूरब से उगेगा, तो ये घटना निश्चित है कि सूर्य पूरब से ही उगेगा। तो निश्चित घटना की प्रायिकता बच्चों 1 होती है। ठीक है, निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, और अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0 होती है। ठीक है, अगर हम लोग कहें कि सूर्य पश्चिम से उगेगा, तो सूर्य तो पश्चिम से उगेगा ही नहीं। तो जो घटना अनिश्चित हो, जो घट ही नहीं सकता है, उसकी प्रायिकता 0 होती है। जो संभव है वही होगा, उसका प्रायिकता 1 होता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, एक पासा को उछाला जाता है तो सम संख्या आने की प्रायिकता। सम संख्या क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और एक पासा में क्या क्या आ सकता है, तो 1 2 3 4 5 6, इससे बाहर तो आ नहीं सकता। और सम संख्या आने की प्रायिकता, तो हम आपको अभी क्या बताए थे, कुल आने की संभावना कितना है बच्चों, 6। ये 6 में से कोई भी एक आ सकता है। और ऑप्शन क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सम संख्या, तो सम संख्या यानी कि 3/6 हो जाएगा, और 3 जो है ये कट जाएगा तो 1/2 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, 1/2। तो यहाँ पे ऑप्शन में दिख रहा है हम लोगों को, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं, 27 नंबर। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिएगा। यदि x+2 3x और 4x+1 समांतर श्रेणी यानी कि ये एक एपी है, तो x का मान होगा, हमें x का वैल्यू निकालने बोल रहा है। तो इसे भी बच्चों सॉल्व करना होगा कॉपी पे। तो चलिए इसे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन में A1 A2 A3 दिया गया है। ठीक है, अब हमें D1 और D2 निकालना है। तो देखिए D1 कैसे निकलेगा, A2 में A1 को घटा देंगे तो D1 निकल जाएगा हम लोगों के पास, और A3 में A2 को घटा देंगे तो D2 निकल जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है हम लोगों का A2 माइनस A1। D1 के बाद D1 निकालेंगे तो A2 माइनस A1, और D2 निकालेंगे तो A3 माइनस A2। ठीक है, और D1 है वो D2 के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आप लोग समझ गए। कुछ क्वेश्चंस को आपको कॉपी में नोट डाउन करते रहना होगा, और उसे समझना होगा जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं। ठीक, अब D1 जो है D2 के बराबर होगा, इसलिए इसको जो है इसके बराबर में लिख देंगे। तो यहाँ पे हम लोग A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 इस तरह से लिख देंगे। अब A2 का वैल्यू बैठा देंगे, A1 का वैल्यू बैठा देंगे, A3 का वैल्यू, और फिर A2 का वैल्यू। इस तरह से हम लोग बैठा दिए सारा का वैल्यू। 3x यहीं पे रह जाएगा, ये 2x ये माइनस इससे गुना होगा तो -x -2 हो जाएगा। ठीक है, बराबर वाला ये जो है 4x इस तरह से बैठा देंगे, तो ये 3x जो है ये 4x से जब माइनस हो जाएगा तो x+1 बचेगा। यहाँ पे x+1 बचेगा। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे कि इस x को, ठीक है, इस x को हम लोग बराबर के इधर ले आएंगे। यहाँ पे देखिएगा ये 3x में ये -1x चला जाएगा तो 2x -2 बचेगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए। उसके बाद इस x को बराबर के इधर ले आएंगे, और -2 को जो है ये इधर भेज देंगे तो ये +2 हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक आप लोग समझ गए। उसके बाद अब 2x में -x चला जाएगा, 2x में 1x चला जाएगा तो x बचेगा, और ये 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3। तो ये हम लोगों का आंसर आ जाएगा बच्चों। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए 28 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है, यदि 6 8 9
कोमा x तथा 13 का माध्यक 10 है तो x का मान होगा, हमें x का वैल्यू निकालना है। माध्य बराबर 10 दिया गया है, तो माध्य कैसे निकालते हैं देखिए, थोड़ा सा समझिएगा। 6 को 8 को सारा इन तीनों को हम लोग जोड़ देंगे, ठीक है। तो तीनों को जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 14, 14 के बाद 14 में 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 23, 23 में 13 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 36, ठीक है। और प्लस x लिख देंगे, ठीक है। यहाँ तक आप लोग समझ गए। टोटल कितना संख्या है, तो टोटल 5 है तो लिख देंगे 5। अब देखिए माध्य बराबर दिया गया है 10, तो इसके बराबर लिख देंगे हम लोग 10। यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको इससे गुना कर देंगे। ये 5 जो है 10 से गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 50, तो 36x प्लस 50 बराबर 50 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 36 बराबर के इधर जाएगा तो 50 में घट जाएगा, माइनस में चला जाएगा, तो 50 में जब 36 जाएगा तो x बराबर आ जाएगा 14। ऑप्शन नंबर सी हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों का 29 नंबर है। देखिए ये अंक दिया गया हमें बहुलक निकालने के लिए बोल रहा है, तो बहुलक जो है बहुत आसान तरीके से निकल जाता है। बहुलक निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है कि जो सबसे ज़्यादा बार है वही हो जाता है बहुलक। तो यहाँ पे 2 दिख रहा है, 6, 4, तो यहाँ पे देख रहे हैं 2 जो है कितना बार है, 3 बार है। उसके बाद कोई भी अंक 3 से ज़्यादा नहीं है, तो इसका जो बहुलक है वो 2 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। उसके बाद है माध्यक निकालने के लिए बोला, यानी इसे माध्यक भी कहा जाता है। तो माध्यक निकालने का सबसे आसान तरीका है, सब बढ़ते क्रम में लिख देंगे। तो इसे हम लोग बढ़ते क्रम में कुछ इस तरह से लिखेंगे। सबसे छोटा क्या है 7, तो लिखेंगे 7। उसके बाद होगा 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, 13, 14 नहीं है, उसके बाद 15, 15 लिख देंगे, ठीक है 15। अब देखिए ये कौन सा है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 है ना बच्चों। तो इसे अब हम लोग क्या करेंगे ना कि 3 इधर रख लेंगे और 3 इधर रख लेंगे, ठीक है। बीच में जो बचेगा 10 वही हो जाएगा हम लोग का माध्य का, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अभी हमने क्या किया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैथ का किए हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी करेंगे। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से जाके देख लीजिएगा। और सभी सब्जेक्ट का हम लोग जो आप लोगों का मॉडल पेपर आया है उसका सोल्यूशन आपको देखने के लिए मिल जाएगा हमारे चैनल पे।